हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, आज से हम लोग क्या करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए, एक छोटा सा वीडियो के ज़रिए जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं भारत में, जो भी स्टेटरी बड़ी है, उसे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या होगा कि वीडियो छोटा होगा और इसमें जो सारे फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं NHRC से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। पहले NHRC से शुरुआत करने से पहले क्या है कि कुछ चीज़ें हम लोगों जो कुछ बेसिक है वो क्या करना है, हम लोगों को समझ लेना है। वैधानिक बॉडी आखिर क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो बॉडी हैं, वो संस्थाएं हैं, वो संस्था क्या होता है कि 3 तरह का संस्था होता है। भारत में 3 तरह का संस्था होता है। एक संस्था होगा दोस्त संवैधानिक, एक संस्था होगा संवैधानिक, दूसरा होगा दोस्त वैधानिक, और जो तीसरा होगा दोस्त वो ना तो वैधानिक होगा और ना ही संवैधानिक होगा। संवैधानिक का मतलब ये हुआ दोस्त कि जिसका वर्णन संविधान में, और संविधान बोलता है उसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, जैसे कि अपना क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। दूसरी तरफ जो दोस्त वैधानिक है, स्टेटरी बॉडी है, उनका मतलब ये होता है कि उनका मेंशन जो है संविधान में नहीं है। संविधान उसके जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं बोलता, बल्कि जो है कानून, जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके कानून के ज़रिए इस बॉडी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो ना तो वैधानिक है ना तो संवैधानिक है, उसका मतलब हुआ दोस्त कि वो ना तो जो है किसी कानून से बना है, ना ही संविधान के ज़रिए बना है, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका के जो है ऑर्डर से बनाया गया है, कार्यपालिका के ऑर्डर से बनाया गया है। इसका जो है सर दोस्त मेन जो है सर बेस्ट एग्जांपल है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन क्या है कि ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि NHRC पढ़ने का काम करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से दोस्त हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार, द राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था। देखिए दोस्त, ये पहली बात तो ये है कि ये क्या है कि एक स्टेटरी बॉडी है, यह वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था के साथ साथ हम लोग इसी चीज़ में एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे दोस्त कि ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। हालांकि ये जो है कानून के द्वारा बनाया गया है और सरकार के द्वारा बनाया गया है, बट ये जो बॉडी है दोस्त, ये सरकार के क्या है कि सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है। सरकार के क्या है, इंडिपेंडेंट है। सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार के इसके फंक्शनिंग में कोई कंट्रोल नहीं है। ये सरकार से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट रूप से क्या करता है, काम करता है। इस कारण से हम लोग इसे इंडिपेंडेंट बॉडी बोलेंगे। दोस्त, इसमें क्या है, जो NHRC है, NHRC इसका जो सर गठन होता है कब, 1993 में। 1993 में इसका गठन होता है एक पार्लियामेंट के कानून के द्वारा। उस पार्लियामेंट का जो कानून है उसे हम लोग दोस्त बोलते हैं पहरा एक्ट, PHRA, पहरा एक्ट 1993। पहरा एक्ट 1993, ये पहरा का मतलब हुआ दोस्त प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के जरिए क्या हुआ कि इस संस्था का क्या होता है, गठन होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के जरिए इस संस्था का गठन होता है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम है
अब उसमें ये नहीं पूछेगा कि वैधानिक है, डायरेक्ट आपसे कानून पूछेगा कि पहरा एक्ट के ज़रिए जो है नेशनल NHRC कौन से कानून के ज़रिए बनाया गया था, तो पहरा एक्ट होगा दोस्त। इसके साथ साथ दोस्त एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये याद रखना है कि ये पहरा एक्ट कब आया था। तो इसमें याद रखना है दोस्त कि जो पहरा एक्ट है, पहरा एक्ट कब आया था, 1993 में आया था। पहरा एक्ट 1993 में आया। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब दोस्त ये जो बॉडी है, अब इसका जो है कंपोजिशन क्या है, इसका क्या है कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज दिस कंपोजिशन। कंपोजिशन के मतलब है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का काम करेंगे। देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि एक चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा, और एक चेयरमैन के अलावा 5 जो हैं वो फुल टाइम मेंबर होते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर होंगे इसमें, प्लस 5 फुल टाइम मेंबर। जो दोस्त चेयरमैन होंगे, जो चेयरमैन होंगे वो क्या होंगे, या तो रिटायर्ड क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। जो अभी प्रिसाइड, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो अभी ऑफिस में हैं, जिनका भी कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है, वो इसका नहीं होंगे चेयरमैन, बट जो कि रिटायर हो चुके हैं, या तो वो इसका होंगे, और या तो रिटायर्ड या सर्विंग, या तो रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इसमें जो चेयरमैन होंगे दोस्त, इसमें जो चेयरमैन होंगे दोस्त कौन होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा क्या होगा कि रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज, जो रिटायर हो चुका है या सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जज है, वो भी इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा है दोस्त इसमें क्या, 5 मेंबर। अब ये 5 मेंबर जो है NHRC में कौन कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पैटर्न से को लेकर के। एक तो चेयरमैन तो पूछेगा ही दोस्त, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसमें जो है 5 मेंबर और कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी क्या करेगा कि पूछ सकता है। तो दोस्त इस 5 मेंबर में, ये जो 5 मेंबर है उसमें जो है क्या होगा कि उस 5 मेंबर में जो है क्या होगा कि पहला जो मेंबर होंगे दोस्त वो क्या होंगे, एक मेंबर जो होगा इसमें वो या तो रिटायर्ड होगा या तो क्या होगा कि सर्विंग होगा, या तो रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, रिटायर या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरा जो दोस्त मेंबर होंगे उसमें कौन होंगे, दूसरा जो मेंबर होंगे वो रिटायर्ड या मेंबर होगा वो होगा रिटायर्ड या सर्विंग, रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस। कौन, चीफ जस्टिस किसके, तो हाई कोर्ट के। इस बात को याद रखना है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो NHRC के मेंबर नहीं होंगे, बल्कि जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो या तो रिटायर हो चुके हैं या तो वो क्या कर रहे हैं कि सर्व कर रहे हैं, वो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। 2 मेंबर दोस्त यहाँ से आ गए। 2 मेंबर के अलावा जो 3 मेंबर होगा, और जो 3 मेंबर होगा वो क्या होगा दोस्त, वो 3 मेंबर जो है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। इस चीज़ किस फील्ड में होना चाहिए एक्सपीरियंस दोस्त, तो ह्यूमन राइट के फील्ड में। ह्यूमन राइट के फील्ड में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अनदर 3 मेंबर को। और ये जो अनदर 3 मेंबर होंगे दोस्त, ये जो अनदर 3 मेंबर होंगे इसमें क्या है कि मैंडेटरी है कि कम से कम जो है कम से कम एक तो महिला होनी ही चाहिए, कम से कम एक महिला होनी ही चाहिए। तो हम लोग दोस्त समझ गए 5 मेंबर। 5 मेंबर में कौन कौन होगा, एक होगा रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा होगा रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और 3 अदर मेंबर होगा, 3 अदर मेंबर। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझने का काम करेंगे।
अब क्या हो गया कि इससे दोस्त कंपोजिशन हो गया। अब इस कंपोजिशन के बाद क्या होता है दोस्त, अभी तो हम लोग क्या करें कि एक चीफ जस्टिस और 5 फुल टाइम मेंबर पढ़े हैं। और फुल टाइम मेंबर जो है ना, फुल टाइम मेंबर, इनके अलावा इसमें कुछ और मेंबर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। और जो मेंबर होते हैं दोस्त, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक्स ऑफिसियो मेंबर किसके, तो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्या हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स ऑफिसियो मेंबर, इसको याद रखना। एक्स ऑफिसियो मेंबर का मतलब हुआ दोस्त पदेन, पदेन सदस्य। मतलब हुआ दोस्त पदेन सदस्य। पदेन सदस्य क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है कोई ऑफिस में है, कोई व्यक्ति जो है कोई पार्टिकुलर ऑफिस में है, बट उस ऑफिस में होने के कारण वो क्या है कि ऑटोमेटिक किसी और ऑफिस का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। जैसे कि दोस्त एक्स ऑफिसियो मेंबर का एक एग्जांपल दें, तो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही बनते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण क्या होता है कि वो जो है अपर हाउस जो है अपना राज्यसभा है उसके क्या बन जाते हैं, वो चेयरमैन बन जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं वो चेयरमैन। इस कारण से जो है इसी तरह कुछ एक्स ऑफिसियो मेंबर NHRC में भी होता है। उसमें से जो दोस्त पहला है वो क्या है, वो है दोस्त नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसके के जो चेयरमैन हैं, इसके जो क्या है चेयरमैन हैं, जितने भी बड़ी अभी हम लोग पढ़ेंगे सर, उसके चेयरमैन क्या होंगे, इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्त, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट मतलब हो जाएगा दोस्त अनुसूचित जाति, मतलब अनुसूचित जनजाति। ट्राइब मतलब जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसके बाद हो जाएगा दोस्त द नेशनल कमीशन फॉर क्या, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग है, वो क्या हो जाएगा, इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। तो हम लोग 4 पढ़ने का भी काम किए हैं और 3 और हैं, 3 और बड़ी हैं। उनमें से जो है एक है दोस्त NCPCR, जिसे हम लोग बोलते हैं NCPCR। NCPCR मतलब दोस्त हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NCPCR हम लोग बोलते हैं। NC जिसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, तो जिसे हम लोग बोलेंगे NCPCR, NCPCR। इसके मेंबर क्या होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अब NCPCR के बाद दोस्त कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज, कमिश्नर फॉर द कमिश्नर फॉर पर्सन विद कमीशन फॉर द पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, जो PWD होते हैं दोस्त, वो इसके कमिश्नर। और जो सबसे लास्ट में दोस्त वो है सर नेशनल, सभी बड़ी को हम लोग पढ़ेंगे, सभी बड़ी को हम लोग पढ़ेंगे, बट 1 बाय 1 जब NHRC ख़त्म हो जाएगा तब। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन,
तो इन सभी के जो चेयरमैन होते हैं दोस्त, इन सभी के जो चेयरमैन होंगे वो क्या होंगे, इसके क्या एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। जैसे कि जो नेशनल कमीशन होगा माइनॉरिटी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, NCPCR, और फिर जो PWD के कमिश्नर होंगे और वुमेन के रिगार्डिंग जो होंगे वो इसका क्या हो जाएंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उसके। अब दोस्त हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के। NHRC का जो है ना मेंबर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा दोस्त, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, नियुक्ति कैसे किया जाएगा। तो जो इसके जो मेंबर और जो सर चेयरमैन होते हैं दोस्त, इसका जो मेंबर और चेयरमैन होंगे उसका नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है NHRC के राष्ट्रीय ह्यूमन राइट आयोग जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसके मेंबर को और उसके चेयरमैन को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। पर जो नियुक्ति जो होता है, ये नियुक्ति के लिए क्या होता है, एक कमेटी बनाया जाता है। उस कमेटी के सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। एक कमेटी बनता है दोस्त, बहुत ही हाई पावर कमेटी है। इस कमेटी के जरिए क्या होता है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और ये जो कमेटी होता है दोस्त, इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो 6 मेंबर हैं, ये 6 मेंबर कौन कौन हैं। ये 6 मेंबर पर ही क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा कि मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो अपने मन से करते हैं या फिर प्रधानमंत्री के एडवाइस से करते हैं, पार्लियामेंट के एडवाइस से करते हैं। तो नहीं, एक कमेटी बनाया जाता है, उस कमेटी के एडवाइस रिकमेंडेशन पर करते हैं। और इसके मेंबर कौन कौन होंगे, तो पहला मेंबर हो जाएंगे सर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पहला होगा प्राइम मिनिस्टर। दूसरा हो जाएगा दोस्त सेंट्रल, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, एक मोदी जी होंगे, और जो अभी के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी होंगे। और इसके साथ साथ दोस्त क्या होगा कि जो लोकसभा है अपना, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा का कौन होगा, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस कारण से उनको इस कमेटी में नहीं डाला गया है। इस कारण से जो राज्यसभा है उसका डिप्टी चेयरमैन, उनके क्या होगा, डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, और फिर लोकसभा के क्या होंगे, एक तो स्पीकर होंगे। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा दोस्त, एक लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन किसके, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। लोकसभा में जो है, जो विरोधी दल के जो नेता हैं वो इसके मेंबर होंगे। और राज्यसभा में भी जो विरोधी दल के नेता हैं, वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। तो टोटल 6 मेंबर हो गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और फिर उसके बाद स्पीकर लोकसभा के, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, फिर लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी दल के नेता, फिर राज्यसभा के विरोधी दल के नेता। टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इनका क्या होगा दोस्त, इस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होगा। अब एक चीज़ दोस्त यहाँ पर क्या करना है कि पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है। अगर NHRC में मेंबर के रूप में, या चेयरमैन के रूप में, अगर जहाँ हम लोग रिटायर्ड जज को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो जो है प्रेसिडेंट जो है उसे अपॉइंट कर सकते हैं अपने मन से, अपने डिस्क्रिप्शन पर।
ऑन द कमेटी ऑफ, उस जो कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर। बट अगर कोई सर्विंग जज है, सर्विंग जज का मतलब हुआ दोस्त कि कोई व्यक्ति अभी जो कार्यरत है अपने अभी सुप्रीम कोर्ट का जज है, अभी रिटायर अभी नहीं हुआ है, अभी रिटायर होने से पहले वो जो है अभी क्या कर रहा है, काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसे अपॉइंट करने से पहले क्या करना होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा, उनसे करना होगा कंसल्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है तभी क्या होगा कि उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज जो है अपॉइंटमेंट जो है नहीं किया जाएगा। अब आइए दोस्त, अब हम लोग क्या क्या करते हैं, जानते हैं रिमूवल प्रोसेस। अब जो है इनके चेयरमैन और मेंबर को रिमूव कैसे किया जाता है। चेयरमैन और मेंबर को रिमूव कैसे किया जाएगा। बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है दोस्त रिमूव करने का। रिमूव को जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा रिमूव। पर राष्ट्रपति जो है अपने मन से नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए जो है कुछ क्राइटेरिया मेंशन है किसमें, पहरा एक्ट में। जो पहरा एक्ट है उसमें कुछ क्या क्या करना है इसमें, उस जो है पहरा एक्ट में कुछ जो है क्राइटेरिया मेंशन है, कुछ कंडीशन मेंशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई मेंबर जो है क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है, तब प्रेसिडेंट उसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, या फिर जिस टाइम वो मेंबर था एनएचआरसी का, उस टाइम जो है किसी और ऑफिस में पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो गया, पेड एम्प्लॉयमेंट, कहीं ऐसे जगह पे काम करने लगा जहाँ से उसको क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में भी राष्ट्रपति से क्या कर लेंगे, ऑफिस से इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऑफिस से इसे क्या करेंगे दोस्त, तो हटा देंगे। अगर अगर ऐसा पाया जाता है, अगर ऐसा पाया जाता है कि ये जो है मन और शरीर से क्या है कि दुर्बल हैं, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, द इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड मतलब मन और शरीर से दुर्बल हो जाना। मन और शरीर से कोई व्यक्ति दुर्बल हो जाता है तो इस सिचुएशन में भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड मतलब शरीर से और मानसिक क्षमता से क्या ज़्यादा इन्फर्मिटी हो जाना। और तीसरा है दोस्त अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है दोस्त, जिसे पागल हम लोग बोलते हैं ना अपने भाषा में, कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा कि पागल हो गया, मानसिक रूप से क्या हो गया कि कमज़ोर हो गया है, तो इस सिचुएशन में भी क्या है कि इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं अनसाउंड माइंड की सिचुएशन। बट अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में दोस्त एक बात याद रखना होगा कि अनसाउंड माइंड के बेसिस पर राष्ट्रपति इसे तभी हटाएंगे जब क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कम्पिटेंट कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो कम्पिटेंट कोर्ट है, जो जिसे पावर ऐसा करना कि अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर सकता है, अगर वो कोर्ट या डिक्लेयर करे कि कोई व्यक्ति जो एनएचआरसी का मेंबर है वो क्या है, अनसाउंड माइंड का है, मतलब मानसिक रूप से क्या है कि वो बीमार है, तो उसे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऑफिस से हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट उसे ऑफिस से हटा सकते हैं। और दूसरा बात, अगर कोई जो मेंबर है उसे क्या हो जाता है कि जेल हो जाता है, वो कुछ ऐसा मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, वो कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है या फिर कोई ऐसा मतलब क्राइम करता है जिसके लिए वो जो है ना क्या है, दोषी हैं, और उसके कारण उनको क्या मिला है कि सज़ा मिला है, उनके कारण उनको सज़ा मिला है। तो इस केस में उनको क्या होगा, इस केस में उनको हो जाएगा
उनको हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इंसॉल्वेंट पर लिए पेड एम्प्लॉयमेंट, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, अनसाउंड माइंड और इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा दोस्त एक जो महत्वपूर्ण ये है पॉइंट है वो इसमें याद रखने वाला है कि संविधान में सॉरी जो कानून है अपना दोस्त ऐसा है दोस्त कि अगर कोई व्यक्ति जो है इसके अलावा जो है कानून में जो प्रोविज़न है, जो पहरा एक्ट में जो दोस्त प्रोविज़न है, उसके अनुसार दोस्त क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का क्या लगता है कि आरोप लगता है, तो इस केस में भी जो है ना जो राष्ट्रपति हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मिसबिहेवियर का मतलब हुआ दोस्त दुर्व्यवहार के केस में, और इनकैपेसिटी मतलब हो जाएगा दोस्त अक्षमता के केस में राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दोस्त यही है जो कि बेसिस है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इसी बेसिस पर क्या होता है, रिमूव होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को इसी बेसिस पर रिमूव किया जाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो उस बेसिस पर जो NHRC के मेंबर है उन्हें भी क्या करता है कि हटाया जाता है। बट इस केस में अगर जहाँ किसी मेंबर को हटाना है तो इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी करेगा, वो जांच करेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर जांच में पाता है कि इस वास्तव में जो है कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, कोई अक्षमता हुआ है, तो फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट उसको ऑफिस से टर्मिनेट करेंगे, ऑफिस से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होगा, यहाँ पे तय करना होगा। अब आते हैं दोस्त दूसरे टॉपिक पे। टॉपिक तो यही है दोस्त, बट अब बताइए दोस्त, अब मेन इम्पोर्टेंट है कि अब इसका जो सैलरी है, जो वेतन है, वेतन जिसे हम लोग बोलते हैं वेतन, जो भत्ता होता है सर, अलाउंसेस, जो भत्ता होता है, और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, और जो क्या है कि कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब क्या होगा कि सेवा की शर्त, ये कौन डिसाइड करता है। NHRC का जो मेंबर है उसे सैलरी कितना मिलेगा, उसे कौन कौन से भत्ता दिया जाएगा, अलाउंसेस दिया जाएगा, और उसके सर्विस का कंडीशन क्या होगा, सेवा का शर्तें क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा दोस्त। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि प्रश्न ये जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दोस्त हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। इस चीज़ को इसलिए दोस्त याद रखना है दोस्त, क्योंकि आपसे दोस्त ऑप्शन देगा कि सैलरी अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर ऑफ द NHRC आर डिसाइडेड बाय, वेतन भत्ता और सेवा की शर्तें राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है वो उसके लिए कौन क्या करता है, डिसाइड करता है। आपको देगा ऑप्शन में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा भारत के संसद, तीसरा राष्ट्रपति, और जो है चौथा बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ लोग राष्ट्रपति मारेंगे और या तो क्या मारेंगे, पार्लियामेंट मारेंगे, बट आप लोग क्या मारेंगे दोस्त, आप लोग उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट मार के आएंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। कर्म से हो गया दोस्त। अब ये जो है, अब इस कर्म से होने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे, टर्म या टेन्योर। आखिर जो है कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्त जो कार्यकाल है, जो इनका दोस्त कार्यकाल है, वो कार्यकाल होता है दोस्त 3 साल का, 3 ईयर। वो कार्यकाल दोस्त 3 साल का कार्यकाल होता है, और 70 सालों तक, 70 ईयर्स, 3 साल का कार्यकाल होगा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है, 70 साल है। मिनिमम एज लिमिट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है दोस्त, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 साल के ऊपर के लोग जो हैं इसके मेंबर नहीं बन सकते, 70 साल के नीचे के लोग मेंबर बन सकते हैं।
और अगर कोई व्यक्ति एक बार मेंबर बनता है तो वो लगभग लगातार 3 साल तक इसका मेंबर रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें रीअपॉइंटमेंट जो है वो अलाउड है। रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। किसी एक मेंबर को दोबारा जो है मेंबर बनाया जाएगा। किसी एक मेंबर को दोबारा क्या किया जा सकता है, मेंबर जो है इसमें बनाया जा सकता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, वो अगर कोई व्यक्ति जो है एक बार NHRC का मेंबर बन गया दोस्त, या तो मेंबर बन गया या तो चेयरपर्सन बन गया, उसके बाद क्या करेगा दोस्त कि ये व्यक्ति ना तो यूनियन गवर्नमेंट, ना तो केंद्र सरकार, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है कोई क्या कर सकता है, कोई ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। कोई भी जॉब जो है सर नहीं ले सकता, कोई भी जॉब नहीं ले सकता, कोई भी ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो इसके प्रति जो है एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा काम क्या करेगा, नहीं करेगा। यूनियन और स्टेट के अंतर्गत कोई भी ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेगा, यह प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड है। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे, इसके जो है फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि काम कैसे करता है, आखिर जो NHRC है वो कार्य कैसे करता है। NHRC के जो है कार्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए दोस्त, पहला बात आप लोग जान जाइए कि जो NHRC है दोस्त, NHRC उसका जो हेड क्वार्टर है, उसका जो हेड क्वार्टर है मतलब जो मुख्यालय है दोस्त, वो है न्यू दिल्ली में। बट अगर जहाँ NHRC चाहे अपना ऑफिस कहीं और खोलने के लिए तो वो खोल सकता है, उसके लिए अलाउड है। दूसरा बात, इसके पास क्या है सर, पावर जो है इसके पास वो सिविल कोर्ट का पावर है। जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है वो पावर इसके पास होती है, सेम पावर इसके पास होगा। और जो इसका दोस्त ये होता है, जो प्रोसीडिंग होता है, जो इसका प्रोसीडिंग्स होता है दोस्त, वो जुडिशियल नेचर का होता है। जुडिशियल मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया होता है, उस तरह से इसका प्रोसीडिंग होता है। इसका प्रोसीडिंग दोस्त जुडिशियल नेचर का होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का नहीं होगा, प्रशासनिक नेचर का नहीं होगा, बल्कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रकृति है, उस नेचर का होगा। सिविल कोर्ट का इसके पास क्या है दोस्त, तो पावर है, से सिविल कोर्ट का इसके पास पावर है। पास कहते हैं तो सिविल कोर्ट के पास पावर है। इसके पास जो है खुद का, इसके पास अपना क्या है दोस्त, इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसके पास अपना खुद का क्या है कि इन्वेस्टिगेशन स्टाफ है। इसके पास अपना खुद का क्या है, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ है। अगर इसके पास अपने स्टाफ की कमी पड़ती है तो ये जो है ना क्या है कि जो है यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टाफ है उसका इस्तेमाल कर सकता है। यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ का क्या करेगा, वो इस्तेमाल कर सकता है। और जो सर मेजर इम्पोर्टेंट जो इसके लिए जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पॉइंट है वो ये है दोस्त कि जो NHRC है, NHRC ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन करता है। ह्यूमन राइट का क्या है कि वॉचडॉग इसे बोला जाता है, वॉचडॉग ऑफ द ह्यूमन राइट इन द कंट्री। बट ह्यूमन राइट वायलेशन का, मानव अधिकार का जो उल्लंघन है, मानव अधिकार उल्लंघन का कोई भी केस जो एक साल से क्या है, पुराना है, जो 1 साल से पुराना है, वो इसके डोमेन में नहीं आएगा। 1 साल से पुराना मानव अधिकार का जो उल्लंघन का जो ये है, कोई भी इशू है, उस पर ये कोई एक्शन नहीं ले सकता। जो भी एक्शन लेगा वो 1 साल से क्या होना चाहिए, कम का होना चाहिए। जो भी एक्शन लेगा वो क्या है, 1 ईयर, 1 साल से कम का होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 साल तक के इशू को ही ये क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। मैक्सिमम 1 साल तक का जो है उससे क्या कर सकता है, रेज कर सकता है, मैक्सिमम 1 साल। अगर कोई घटना, जैसे कि अभी जो है क्या चल रहा है दोस्त, 2023 चल रहा है, नवंबर 2023, तो कोई मानव अधिकार का जो उल्लंघन है वो नवंबर 2022 के जो बाद हुआ है, और नवंबर 2022 के बाद और अभी से पहले, इस बीच में जो घटना हुआ है, यही NHRC का क्या है, डोमेन में आता है।
नवंबर 2022 से पहले का घटना इसके डोमेन में नहीं आएगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे याद करने का क्या करेंगे हम लोग, काम करेंगे। अब इसके बाद दोस्त क्या है कि अब इसका जो रोल क्या होता है दोस्त, इसके पास जो पावर है उस पावर का नेचर क्या है, कैसा कैसा पावर है इसके पास। देखिए दोस्त, इसके पास जो पावर है दोस्त, वो पावर जो है ना क्या है कि एडवाइजरी नेचर का है, एडवाइजरी नेचर का है। ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बल्कि बस सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेगा खुद से, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करता है कि केंद्र सरकार को एडवाइस देता है, सलाह देता है, केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करता है। यह क्या है, एक टूथलेस बॉडी है, खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर ये पाता है कि कहीं पे ह्यूमन राइट क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो जो है केंद्र सरकार को बोलेगा कि देखिए सर, पार्टिकुलर लोकेशन पे पार्टिकुलर कम्युनिटी या व्यक्ति के प्रति क्या हुआ है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप उसे क्या कीजिए सर, कंपनसेशन दीजिए, आप उसे क्या कीजिए, इंटरिम रिलीफ कर दीजिए, इंटरिम रिलीफ दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अगर जहाँ गिल्ट पाया जाता है मानवाधिकार वायलेशन में, तो यह खुद से उसके प्रति एक्शन नहीं लेता, बल्कि जो है केंद्र सरकार को बोलता है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स पर्सन जो है वो मानव अधिकार उल्लंघन कर रहा है, आप इसको क्या कीजिए, पनिशमेंट दीजिए आप इसे। ये खुद से नहीं करेगा, बल्कि कंपनसेशन के लिए, इंटरिम रिलीफ के लिए, किसी को पनिशमेंट देना है तो उसके लिए क्या करता है कि केंद्र सरकार को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ये काम करने का क्या करता है, काम करता है। और दूसरा बात, ये जो दोस्त एडवाइस देगा, क्या ये एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट पर बाध्य होता है, क्या यह बाइंडिंग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं। इसका जो एडवाइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मान भी सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि नहीं भी मान सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नोट बाइंडिंग, इसे हम लोग बोलेंगे नोट बाइंडिंग, बाध्य नहीं है। तो यह क्या है दोस्त, बाध्य नहीं है। इसका जो दोस्त वो क्या है कि बाध्य नहीं है। उसके बाद दोस्त क्या है कि दोस्त, अगर ये कोई एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर कोई एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, तो एक महीने के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे क्या करना होगा दोस्त, उसे एक इन्फॉर्मेशन देना होगा। किसको, NHRC को। किस रिगार्डिंग देना होगा इन्फॉर्मेशन, तो बताना होगा कि उनकी एडवाइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या एक्शन लिया है, कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है, या फिर एक्शन ले लिया है। इस रिगार्डिंग क्या करेगा कि एक इन्फॉर्मेशन बताएगा। फिर दोस्त NHRC जो है दोस्त वो क्या करेगा, NHRC का काम क्या है कि प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर साल में एक बार क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने का काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक साल एक रिपोर्ट देता है, या फिर अगर कोई मानव अधिकार से रिलेटेड कोई इशू कोई स्टेट से भी संबंधित है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट क्या करेगा, दे सकता है। फिर ये जो रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पार्लियामेंट में क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट असेंबली में इसे इंट्रोड्यूस करता है। और ये जो इंट्रोड्यूस करता है दोस्त, इसमें क्या करता है कि एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन, जो मेमोरेंडम ऑफ एक्शन है दोस्त, जो मेमोरेंडम ऑफ एक्शन है उसके साथ, मेमोरेंडम ऑफ एक्शन का मतलब ये हुआ कि जो सरकार है उसको पार्लियामेंट को बताना होता है कि हमसे ये जो है डिमांड एडवाइस दिया गया था NHRC के द्वारा, उस पर जो है सरकार ये जो है मतलब कुछ लिस्ट ऑफ एक्शन जो है, सर्टेन एक्शन हमने लिया है, वो उसे क्या करता है, बताना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये दोस्तों हमारा आज का NHRC था दोस्त। अब हमारा NHRC क्या होता है दोस्त, कंप्लीट होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग दोस्त जानने का प्रयास करेंगे दोस्त, जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से क्या है कि आ सकता है दोस्त,
वो है दोस्त क्या चीज़, पेरिस प्रिंसिपल। पेरिस प्रिंसिपल वो है दोस्त पेरिस प्रिंसिपल। अपना जो दोस्त ये बना, अपना जो दोस्त पहरा एक्ट आया, पहरा एक्ट जो आया 1993 का, वो क्या है कि पेरिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हम लोग बस इतना याद रखेंगे, पेरिस प्रिंसिपल जो पहरा एक्ट जो आया दोस्त पेरिस प्रिंसिपल पर आया। पेरिस प्रिंसिपल कब आया था, तो 1993 में आया था। पेरिस प्रिंसिपल जो है मानव अधिकार पर जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसे प्रोटेक्शन करने के रिगार्डिंग है। और ये जो है इस पेरिस प्रिंसिपल को का इंडिया सिग्नेटरी है। सिंस इंडिया पेरिस प्रिंसिपल का सिग्नेटरी है, इस कारण से जो इंटरनेशनल ओब्लिगेशन है उसे फुलफ़िल करने के लिए पहला एक्ट आया और फिर मानव अधिकार आयोग जो है उसका नियंत्रण, इसका क्या हुआ, गठन हुआ। दूसरा दोस्त हम लोग बात करेंगे GANHRI, गनहरी। इसका मतलब हुआ दोस्त ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये दोस्त जो बॉडी है ग्लोबल अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट बॉडी, ये क्या है कि एक जो नेशनल ह्यूमन राइट बॉडी है, इसका एक इंटरनेशनल ओवरसाइट बॉडी है, इंटरनेशनल ओवरसाइट बॉडी है। ये दोस्त क्या करता है कि जो भी प्रत्येक देश, जो भी देश में नेशनल ह्यूमन राइट है, जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, उससे हर एक 5 साल क्या मांगता है, एक रिपोर्ट मांगता है। और उस रिपोर्ट के बेसिस पर उससे क्या करता है कि एक्रेडिटेशन देने का, उसे जो है ना एक्रेडिटेशन करता है। जिस तरह से हमारे यहाँ क्या है कि एक CBSE होता है, और CBSE क्या करता है कि हर एक स्कूल को जो है अपना एक मान्यता देता है। उसी तरह से जो गनहरी है वो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को क्या करता है कि मान्यता देने का काम करता है, इस तरह से मान्यता देने का काम करता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। और क्या है दोस्त कि 2000 रिसेंटली जो गनहरी का एक रिपोर्ट आया है, उस गनहरी के रिपोर्ट में दोस्त क्या है कि जो इंडिया का जो NHRC है, इंडिया का जो NHRC है, उसे दोस्त इस कैटेगरी में क्या किया है कि डाला है, जो कि बहुत ही दुखनीय क्या है कि बात है, बहुत ही दुखनीय क्या है इशू है। इस चीज़ को हम लोग गनहरी जो है सॉरी दोस्त, गनहरी जो है NHRC को किस कैटेगरी में रखा है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद करने का बात करेंगे। वो इशू दोस्त ये हैं, वो क्या है, ये हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, याद करने का बात करेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त। ऐसे ही हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।